अस्सलाम वालेकुम, जो मैं हूँ इसार राना और हरफ सदाकत चैनल के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। मैं अभी तो बिहाफ के ऊपर किसी के बिहाफ पे ये प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ये चैनल चूँकि मैं समझता हूँ कि मेरा अपना है, इसलिए मैं साहिदा साहिबा के समझ लें कि एक भाई के तौर पे इस चैनल का हिस्सा हूँ। और अब आप मुझे ये ना समझिए कि बाहर से आके प्रोग्राम करता हूँ, मैं साहिदा साहिबा के चैनल का हिस्सा हूँ। और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे जो वीलॉग हैं उनको ना सिर्फ ये कि आप सुना करें बल्कि उस पर कमेंट्स भी दिया करें। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। आज का जो वीलॉग है वो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। नंबर 1 तो ये कि ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार की लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये गेम किसकी खेल रहे हैं। एक ही जगह रह के दो मुख्तलिफ लोगों की गेम खेल रहे हैं और ये गेम अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो गई। और जो दोनों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद गालम गलोच हुई, जो रिपोर्ट है उससे पाकिस्तान की जितनी सुबकी हुई, शर्मिंदगी हुई, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस गालम गलोच के पीछे असल लड़ाई की वजह क्या है, मैंने इस पे बात करनी है। और इसहाक डार के हवाले से जो ताकतवर हैं उनकी अब राय क्या बनती जा रही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज का व्लॉग बड़ा इस हवाले से अहम है। दूसरी चीज़ क्रिकेट है। पाकिस्तान इंडिया से एक ही टूर्नामेंट में 3 दफ़ा हार गया और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई कि इंडिया ने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया, फिर ट्रॉफ़ी जो है वो वापस चली गई, इंडिया को नहीं मिली। लेकिन इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका किरदार और उनके पीछे, इस पूरी टीम के पीछे, जैसे ये हुकूमत फार्म 47 की है, ऐसे इस टीम को अगर फार्म 47 कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे रिश्तेदारियां सुन के कि किस खिलाड़ी की किससे क्या रिश्तेदारी है और आने वाले दिनों में किसके रिश्तेदार की लॉटरी निकलने वाली है। ये बड़ा दिलचस्प है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसने तो, अगर पाकिस्तान में कुछ संजीदगी से बात ली जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट संजीदा बात ये सर्वे है जो हमारे पास आया है। और आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये सर्वे है जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के तो इम्पोर्टेंस आपको तब नज़र आएगी जब डू मोर की लिस्ट सामने आएगी। जब कोई किसी के साथ इज्जत से पेश आता है मेरी नज़र में तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब वो इंतहाई इज्जत से, एक चौधरी अपने बालकों के साथ जब इंतहाई इज्जत से पेश आए, हवेली में चादरें बिछा दे और लस्सी लेके आओ ये करो, तो कोई ना कोई बड़ा काम पड़ने वाला होता है। ये मैं बहुत पहले कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ। आप मेरे इस वीलॉग को हमेशा याद रखिएगा, मेरे इन जुमलों को, कि जो डू मोर की लिस्ट आएगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इतनी बड़ी डू मोर लिस्ट कभी ना आई हो। और इस डू मोर लिस्ट के अंदर पाकिस्तान के लिए अपनी सर्वाइवल का कितना मसला बनेगा ये भी आप मेरी बात याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे पहले इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका के अंदर जब खिताब किया तो उनके पीछे शमा जुनेजो बैठी हुई थी। शमा जुनेजो का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो, मैं जब ख़बरें का एडिटर था तो शमा जुनेजो ख़बरें में कालम लिखती थी और उस टाइम ही उनके रऊना तकब्बुर शायद मुझे महसूस हुआ ना हो। एक ख़ातून के तौर पे मैं तो उनकी बहरहाल इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने ज़िंदगी में मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तज्ज़ियों में, सियासी गुफ्तगू में कभी भी बिलो द बेल्ट ना खेलूँ। और मैं ये सबसे कहता हूँ, वो चाहे नून लीग के हों या PTI के हों, कि अगर आपने अपना किरदार बताना है तो आप उस वक्त बताएं जब आप आर्गूमेंट्स में होते हैं, तब पता चलता है कि आपका किरदार क्या है। एनीवे, शमा जुनेजो साहिबा मेरे अखबार में कालम लिखती थी और फिर एक दिन शायद मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मुझे उनका लहजे में ज़रा थोड़ा सा वो नज़र आया, तो मैंने उसके बाद उनको अपने एडिटोरियल असिस्टेंट से कहा कि आप इन्हें फ़ोन किया करें, उनसे लिया करें, मैं आम जो आदमी है तो मैं हो जाए लहजा बर्दाश्त नहीं करता। शमा जुनेजो ने जो भी इसराइल के हवाले से कहा वो भी आपके इल्म में है। अब जब इस ख्वाजा साहब ने खिताब फरमा लिया, पीछे वो बैठी थी, तो उसके बाद खुद मुस्लिम लीग नून के कैंप में से ये खबर जो है वो ब्रेक कराई गई
और ये बताया गया कि शमा जुनेजो तो वो औरत है जो इसराइल के लिए ये कहती है कि इसे तस्लीम कर लो, और वो कहती है कि भाई मैं अगर मुझे आज मौका मिले अब नेतन्याहू से तस्वीर बनाने का तो मैं उसे डीपी लगाऊं। और फिर एक क़यामत मच गई। कुछ शमा जुनेजो साहिबा को भी कोई थोड़ा सा चाह चढ़ा हुआ था कि मैं वज़ीर आज़म के तैयारे में भी बैठी हूँ, वज़ीर आज़म की टीम का भी हिस्सा हूँ, और मेरे पास वो सीक्रेट फाइल भी है, ये सारा कुछ। लेकिन ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के कैंप से रिलीज़ कराया गया विदन पार्टी। ख्वाजा साहब ने ये इल्ज़ाम इसहाक डार पे लगाया, और इसहाक डार साहब पे उन्होंने कहा कि ये आपने सारी हरकत की है मुझे नाकाम करने के लिए। यहाँ पे लॉबी में जो इन दोनों के दरमियान तू मैं गालम गलोच हुई, वो सब रिपोर्टेड है कि पूरी दुनिया ने आज सुनी कि जी इस तरह हुआ और इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। ख्वाजा साहब का कहना यह था कि ये इसहाक डार साहब ही थे जिन्होंने अकामा वाला मेरा भी और नवाज शरीफ का भी हुकूमत को बताया। और आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो तो बाकायदा एक बयान दे चुके हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे। अब ख्वाजा साहब क्योंकि समधी भी है नवाज शरीफ साहब के, लिहाजा बात नवाज शरीफ साहब को डाइजेस्ट करने वाली थी। कोई और होता तो शायद जन बच्चा कोलू में पिसवा दिया जाता। एनीवे, अब इसहाक डार साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि इस काबीना में नवाज शरीफ साहब ने उन्हें डंडी पट्टी अपने पास बुलाया है, उसमें शामिल कराया है। पहले उनको वज़ीर ख़ारजा बनवाया, फिर नायब वज़ीर आज़म बनवाया, और ये सिर्फ इस नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर हुआ। और जो ताकतवर लोग हैं वो ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी मनमानी करके, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर लोग इसहाक डार को पसंद नहीं करते। इसकी एक ख़ास वजह जो आज मैं आपको बताने लगूँ, जिसे आप सुन के आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। ठीक है, इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म रहें, फिरते रहें, वो दुनिया भर की सैरें करें, लेकिन आज तक कोई एक संजीदा मुआहदा बता दें जो उन्होंने किया हो। दूसरी बात, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। वज़ीर ख़ारजा जितनी भी दुनिया भर में डिप्लोमेसी कोई मुल्क कर रहा होता है या ममालिक से, उसमें शीट एंकर जो होता है वो वज़ीर ख़ारजा होता है। लेकिन अमरीकी सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा कहाँ था हमारा? इसहाक डार साहब अमेरिका में होने के बावजूद उस मीटिंग में क्यों नहीं बैठे? अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्हें तो उस मीटिंग में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उन्हें उस मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। अब इससे आप मेरी बात सुने कि समझें कि इसहाक डार पे शायद हमारे जो ज़िम्मेदार पॉलिसी मेकर हैं वो ट्रस्ट ही नहीं करते। माजी में उन्होंने तो जो खैर 2-3 दफ़ा अपने समधी के ख़िलाफ़ बयान वो दिया, गवाही दी कि ये मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। फिर अब इस ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि उकामा भी इन्होंने दिया है, और फिर उन्होंने नवाज शबाशी साहब को ये कहा, ये रिपोर्टेड है कि उन्होंने आपके ये तंबी ला देगा, पंजाबी च उन्होंने क्या तंबी ला देगा, कुछ इस तरह के जुमले जो मुझ तक पहुँचे हैं, और वो गंदे लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए। इससे आप इन दोनों के टसल को समझ लें। और इसहाक डार के ऊपर जो शक है, डिस्ट्रस्ट है, वो भी आपको समझ आ गई होगी कि उस मुलाकात में इसहाक डार साहब को नहीं बिठाया गया जो ट्रंप से हुई। 1.5 घंटा मुलाकात हुई और वज़ीर ख़ारजा ही गायब है, इससे अंदाज़ा कर लें आप। अब दूसरी तरफ आ जाए, कहा यह जा रहा है कि जी ये लड़ाई कहीं ना कहीं टलने वाली नहीं है, इन दोनों में से किसी एक का सर लेके जाएगी। क्रिकेट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपसे इसको शेयर कर दूं। आपको पता है 10 साल पहले पाकिस्तान का हर शहरी 90,000 रुपये का मकरूज था, लेकिन इन 10 सालों में और ये पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, आप हैरान होंगे कि हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपये का मकरूज हो गया है। यानी इस सतह पे हमने कर्जे लिए हैं, इस सतह के ऊपर हम कर्जों के जाल में फंस चुके हैं कि सिर्फ 10 साल में 90,000 रुपये जिस पाकिस्तानी ने दुनिया का कर्जा, जो हमने खाया ही नहीं ना इस्तेमाल किया, हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे खाते पड़े हुए, अब वो 3,18,252 रुपये का कर्जदार हो गया है। हमारी जो मईशत है उसमें औसतन 13% सालाना कर्जों का इजाफा हो रहा है। तो मतलब समझ लो कि हिमालय से भी वो बुलंद हो गए और हम उसमें कहीं दब के रह गए। वो दूर हो गया कि हम कर्जे वापस करेंगे, हम कर्जों के ऊपर जो आए सूद है वो वापस करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे पास बाज़ों का तनख्वाहों के पैसे नहीं रहते।
आप अंदाजा करें कि जो हमारे जीडीपी का 70.2% जो है वो ये कर्जों के ऊपर है, जबकि एशिया का अगर आप देखें भारत 57% पे, और बांग्लादेश जिसे कल तक हम कहते थे बंगाली साले ठिगने, वो उनका 36% है। इसीलिए उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब इस सारे उसमें रुपए की जो कदर है वो भी पिछले 20 सालों में कई 100% गिरी है। यानी पाकिस्तान की तबाही हमें सामने नजर आ रही है, और ये हुक्मरान रोज चीखते हैं कि मईशत पैरों पे खड़ी हो गई है, मईशत बुलंदियों की तरफ जा रही है, और अब हम दुरुस्त ट्रैक पे चलो। ये तुम्हारी हैसियत है, औकात है कि तुमने पाकिस्तान को कर्जों की उस दलदल में फंसा दिया है जिससे पाकिस्तान का निकलना ही मुमकिन नहीं रहा। आखिर में एक सुन ले क्रिकेट का, आपको पता है सलमान जिसे कप्तान बनाया गया T20 का, ये वाहिद दुनिया का कप्तान है जो किसी लीग में नहीं है। T20 कोई लीग इसे लेने पे तैयार नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। एक टूर्नामेंट में वो दोनों दफा एक ही तरह की शॉट मार के आउट हुआ है। टॉप एज हुई, स्वीप करते हुए, मुंह आंखें बंद थी, बल्ला उसका कहीं था, टांग कहीं थी, टॉप एज हुई, पहले भी आउट हुआ, फिर दोबारा इसी तरह आउट हुआ है। यानी एक कप्तान जिसको ये शॉट सिलेक्शन तो छोड़ दें, आप कप्तानी का अंदाजा करें कि हारिस रऊफ हमें 3 बड़े टूर्नामेंट के फाइनल ओवर्स में हरवा चुका है। गंगुली, वो आपको याद है वो क्या नाम है इंडिया का प्लेयर जो है मेरे जहन से निकल गया, जो मुझे कोहली ने, आपको याद है कि आखिरी ओवर में इसको स्कोर किया था। इसी तरह भाई एक बंदा स्ट्रेस नहीं ले सकता, प्रेशर का बॉलर नहीं है, उसको लास्ट ओवर आपने बचा के रख लिया, और उसमें ऐसी क्या खूबी है वो हर दफा हमें हरवा देता है। उसकी एवरेज भी सबसे ज्यादा है, उसे मार भी सबसे ज्यादा, की फुल लग गए ने। आप उसकी जगह कहीं हसन अली को खिला देते तो शायद वो बेहतर परफॉर्म करता। वो प्रेशर का खिलाड़ी है। आपने हसन नवाज को नहीं खिलाया जो इस विकेट के ऊपर स्कोर कर सकता था। आपने एक पर्ची वो उसको खिलाया जो इस मैच में, फिर वो एक ना सिर्फ उसने एक कीमती में कैच छोड़ दिया, उस मौके पे जब कैच नहीं छूटना चाहिए था वो कैच छोड़ दिया, और फिर बैटिंग में भी आके उसने वही किया जो उससे तवक्को की जा रही थी। 20 विकेट पे हसन होता, वो 2-4 छक्के मार के कहीं स्कोर कहीं से कहीं ले जाता है। एन मौके पे आपने रन आउट मिस कर दिया। ऐसी लंगली लूड़ी अपाहज किस्म की टीम जो असाबी तौर पे कमजोर, घटिया किस्म की सोच रखने वाली, शोल्डर गिरे हुए, यही भारत की सिचुएशन हुई थी। और उन लोगों ने उस इनिंग उसको दरमियान के ओवरों को सिंगले खेल के कैसे प्रेशर रिलीज किया, और आखिर में जाके उन्होंने अचीव कर लिया। तुम तो ऐसे लगता था जैसे तुम्हारे हाथ पांव, तुमने तो कौम की गैरत का जनाजा निकाल दिया। आपने कौम का बेड़ा गर्क किया, आपने हमारे जज्बात का हम आपके साथ वो लगा के रखो। और शर्म का मुकाम है इन सिलेक्टर के ऊपर। इनको तो शर्म से मर जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए, जिन्होंने ऐसी टीम भोंगी सेलेक्ट की। और कुछ नहीं होना, आप देख लीजिएगा। कहते हैं जी जो सलमान साहब हैं उनके वालिद एक बैंक के मालिक हैं, और उन्होंने PSL जो है स्पॉन्सर किया हुआ है। शाहीन अफरीदी साहब जो है वो अपने अफरीदी साहब के दामाद हैं, ठीक है। अब सकलैन के दामाद जो हैं वो कप्तान बन जाएंगे आने वाले दिनों में। किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का फुप्पा है, किसी का ताया है, सब सिफारिश के लोग इकट्ठे करके बिठा दिए। जैसे हुकूमत में बिठा दिए गए वैसे क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे भी बिठा दिए, और किसी को शर्म नहीं आ रही पाकिस्तान की इस बेइज्जती के ऊपर। इंडिया पे डाले जाएंगे, इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, तुमने क्या हमें ज्यादा जलील करवाया। तुम एक मैच ही जीत दे, हमारा कुछ तो सुकून मिलता, तुम तीनों मैच हार गए। नाअहल किस्म के लोग। अस्सलाम वालेकुम।